नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आपको देश दुनिया की तमाम अपडेट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात की 80वीं एपिसोड का प्रसारण होगा। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले शिल्पकारों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी दौरे पर हैं। आज अयोध्या में जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ, जो कि 16 शहरों में मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर लोकसभा विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने किया नए जलियांवाला बाग का उद्घाटन। पीएम बोले 3 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी के चीर गाथा बन गए, जिसके कारण हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज। राहुल बोले फिर किसानों का खून बहाया। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। 2 लोगों को नादिया से किया गिरफ्तार। 15 जगहों पर चला सर्च ऑपरेशन। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को ईडी ने किया तलब। कोयला तस्करी मामले में किया गया तलब। एमपी के नीमच हैवानियत मामले में 5 गिरफ्तार। दबंगों ने चोरी के आरोपी शख्स को गाड़ी से बांधकर घसीटा, युवक की मौत। अरमान कोहली के घर एनसीबी की रेड में ड्रग्स बरामद। हिरासत में अभिनेता, पूछताछ जारी। कोरोना से रिकवरी के बाद कोवैक्सीन की एक डोज ही 2 के बराबर, आईसीएमआर की स्टडी में दावा। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में रिपोर्ट हुई प्रकाशित। त्योहारों के मौसम को देखते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। देश भर में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस। दिल्ली में कोरोना के बाद अब मलेरिया और टाइफाइड से टेंशन। अस्पतालों में लग रही है मरीजों की लाइनें। एक हफ्ते में तेजी से बढ़े मामले। 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम। खाता धारकों को चेक इशू करने के साथ ही कुछ जानकारी भी बैंकों को देनी होगी। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू। 34 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है स्कीम। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है आतंकी हमला। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की घेराबंदी तेज। चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई। एयरपोर्ट के खाली इलाके में तालिबान का कब्जा। तालिबान का दावा, पंजशीर के कई इलाकों में तालिबानी सैनिक हुए दाखिल। अहमद मसूद ने कहा, किसी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। तालिबान के टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास का बयान, कहा भारत से बेहतर रिश्ता चाहते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुका है शेर मोहम्मद। अफगानिस्तान की एक महिला ने विमान में दिया बच्ची को जन्म। बच्ची का नाम हवा रखा गया। टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी भाविना पटेल। आज गोल्ड मेडल के लिए चीन की झाओ यिंग से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में पटेल ने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 की खिलाड़ी चीन के मियो को मात दी। भाविना ने कहा कि वो खुद को दिव्यांग नहीं मानती और उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। लीड्स के तीसरे टेस्ट में भारत की हार। इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से जीता मैच। हार के बाद कोहली ने टीम में बदलाव के दिए संकेत। मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-1 से बराबरी कर ली है। चौथा टेस्ट मैच 2 सितंबर से लंदन के कैनिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट मैच के दौरान मैदान में घुसने वाले यूट्यूबर डेनियल जॉर्विस की मुश्किलें बढ़ी। सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में लीड्स के मैदान में आने पर आजीवन रोक लग सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के करनाल में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इसी बीच एक पब्लिक सर्वेंट की एंट्री होती है। लेकिन जनाब के सिर पर अपने ओहदे की गर्मी ऐसी सवार होती है कि किसानों का सिर फोड़ने का ऑर्डर दे दिया। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? पहले ऑर्डर दिया, फिर किसानों पर डंडे बरसे। तस्वीरों को देखकर तो कहा जा सकता है कि किसानों के साथ क्रूरता हुई। और जब एसडीएम साहब से इस पर सवाल किया गया तो नियमों का हवाला देने लगे।
स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह, तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। एसडीएम साहब प्रावधानों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। सवाल यह है कि क्या कार्रवाई के नाम पर सिर फोड़ना जायज है? जब सिर फोड़ने का ऑर्डर दिया गया तब तक क्या पत्थरबाजी हुई थी? प्रावधान के नाम पर एसडीएम ने जैसी कार्रवाई की है उसे बर्बरता कहा जा सकता है। करनाल में किसान प्रोटेस्ट कर रहा था और 3 बार बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा। वे पूरे वीडियो वायरल हुए हैं, जो अधिकार ने ऑर्डर दिए हैं। और अगर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो कौन से एक अत्याचार है किसानों पर। करनाल के अंदर जरूरत से ज्यादा क्रूरता पे सरकार उतराई है और वहाँ पे इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं और वहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि जो आता है उसको लाठ मारो। किसानों पर लाठी बरसाने की इस कार्रवाई के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया और इस कार्रवाई के विरोध में किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के अलावा निसिंग, जलमाना और असंध के जिंद चौक पर भी जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। किसानों पर लाठियां बरसाने पर राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुक गया हिंदुस्तान का। दरअसल निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को करनाल में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के 6 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद, 12 विधायक, पूर्व विधायक और लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशियों के अलावा संगठन के पदाधिकारी पहुंचे थे। वहीं सीएम का विरोध कर रहे किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। एसडीएम आकाश सिन्हा ने इस प्रदर्शन को हटाने के लिए लाठीचार्ज करवा दिया। पुलिस के इस एक्शन में करीब 10 किसान घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा की गई इस बेरहम कार्रवाई में भी दिख रहा है कि कैसे किसानों को चोटें आ रही हैं और लाठियां बरसती जा रही हैं। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें देर शाम छोड़ दिया गया। बहुत मान मनोबल के बाद टोल प्लाजा और हाईवे से किसानों को हटाया गया। एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई की मांग उठी। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडन किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवा दी। सीएम कह रहे हैं जांच करके एक्शन लेंगे, लेकिन इस बीच किसानों को पीटना, उन पर ऐसी कार्रवाई करना किस हद तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है राज्य की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव का दावा है कि फैसला होना अभी बाकी है। भूपेश बघेल ने दिल्ली में करीब 3 घंटे तक राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद ही हाईकमान निर्णय लेगा। दिन बाद 3 तारीख को सभी सीईओज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और महीना खत्म होने के बाद जीएसटी का भी है तो उसकी भी समीक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा, तो काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक साथ राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मीटिंग भी की थी, लेकिन उस बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका था। फिलहाल सीएम बघेल अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं। उनके समर्थन में खड़े विधायकों का कहना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर बघेल और विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। ड्रग्स केस में एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की और अभिनेता को हिरासत में ले लिया है। अरमान कोहली के घर छापेमारी के बाद उन्हें एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि पूछताछ के बाद एनसीबी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि अरमान कोहली ने एनसीबी के सवालों के सही जवाब नहीं दिए और इसी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अभिनेता अरमान कोहली के घर से ड्रग्स भी बरामद किया गया था। हालांकि एनसीबी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत अभिनेता के घर छापेमारी की गई। इससे पहले भी अरमान कोहली कई बार विवादों में रह चुके हैं।
पटना में आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन फैसलों पर मुहर लगेगी जो 31 जुलाई को दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए थे। दिल्ली में हुई बैठक में जाति आधारित जनगणना का समर्थन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने संबंधी अभियान चलाने समेत कई बातों पर चर्चा की गई थी। दूसरी तरफ पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें पार्टी की ओर से सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा लगा है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी नेताओं के बीच पोस्टर पर जगह नहीं मिलने से जमकर गुटबाजी हुई थी, जिसे खत्म करने की अब कोशिशें तेज हो गई है। इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए अब पार्टी दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर के जरिए यह भी साफ कर दिया गया है कि पिछले दिनों पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है, ताकि ये विवाद आगे न बढ़ सके। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे, सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कोयला तस्करी कांड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अभिषेक और रुजिरा को पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 1 सितंबर को बैंक डिटेल्स के साथ बुलाया है, लेकिन इस बार अब ममता ने केंद्र सरकार को घेरा है। ठीक करे देखो, गुजरातेर कम इतिहास আমরা জানি না, মনে রেখে দিও, সবকিছু মনে রেখো, মনে তারপরে কাজ করো। রাজনীতি রাজনীতির জন্য, রাজনীতি প্রতিহিংসার জন্য নয়। তুমি একটা ইডি দেখাবে, আমি ওই ইডির কাছে আমি বস্তা ভরে কাগজ পাঠাবো। তো আমি দেখতে চাই যদি কেস না হয় পরীক্ষা, তাহলে আমরাও কোর্টে যাব। তুমি সব ম্যানেজ করবে। उधर बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने पहले गिरफ्तारी कर ली है। 14 मई को हुई बीजेपी कार्यकर्ता धर्मा मंडल मर्डर केस में नाडिया की चापड़ा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने शनिवार को 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसके अलावा 10 नई एफआईआर मिलाकर अभी तक इस मामले में कुल 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि सीबीआई को नाडिया में सर्च के दौरान विरोध भी झेलना पड़ा। दिल्ली के कैंट इलाके में मासूम की रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 30 दिनों के भीतर 4 आरोपियों के खिलाफ 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 2 अगस्त को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। दिल्ली कैंट इलाके में एक संवेदनशील घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश 5 तारीख को दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया था। क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करके डीसीपी क्राइम मोनिका भारद्वाज की देखरेख में इसका तफ्तीश किया गया। इसमें तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस और जो विटनेसेस की टेस्टिमोनीज ये सब कलेक्ट किया गया और इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। तमाम सबूतों के आधार पर इस मामले का चार्जशीट 400 पेज का चार्जशीट आज माननीय अदालत में दाखिल कर दिया गया है। 30 दिन के अंदर ये चार्जशीट को दाखिल करने में दिल्ली पुलिस कामयाब रहा है। दरअसल राजधानी के कैंट इलाके में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजन ने धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की थी। इस मामले में सियासत भी जमकर हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को 1 महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त से शुरू होगी। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। और अभी सोशल मीडिया पर उज्जैन शहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को लेकर के दावा यह भी किया जा रहा है कि उज्जैन की एक बस्ती में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद से राज्य सरकार ने कार्रवाई की और उस बस्ती को जेसीबी से उजाड़ दिया। उज्जैन में अवैध बस्ती को उजाड़ने का सच क्या है? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद बस्ती को उजाड़ा गया? सोशल मीडिया पर वायरल खबर का सच क्या है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बस्ती के उजाड़ने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि उज्जैन के कफूर बस्ती इलाके में शिवराज सरकार ने इसीलिए बड़ी कार्रवाई की क्योंकि वहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस वीडियो को अब तक सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
अब जरा देखिए कि वायरल वीडियो में है क्या। वीडियो में एसएएफ के जवान दिख रहे हैं, जेसीबी के सहारे झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। वीडियो में एक साथ कई टूटी झुग्गियां दिख रही हैं। टूटी झुग्गी को कुछ लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को पहली नजर में देखने से साफ साफ लगता है कि कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कार्रवाई के पीछे की वजह वही है जो दावा किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। हमारी कोशिश थी कि दर्शकों को इस वीडियो के बारे में सच सच पता चले। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए एक ही तरह की बातें लिखी हैं। लोगों ने लिखा कि उज्जैन में जिस गफूर बस्ती के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, शिवराज सरकार ने पूरी अवैध बस्ती को ही उजाड़ दिया। इसके साथ ही हमारे सामने सवाल था कि सच क्या है और वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो को लेकर पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर वायरल वीडियो के एक एक फ्रेम की पड़ताल की गई और जांच के लिए कुछ नए और पुराने वीडियोस भी देखे गए। दूसरी तरफ हमारे उज्जैन संवाददाता भी वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए अपने स्तर से पड़ताल में जुट गए थे। इसी बीच हमारी टीम को हाई कोर्ट के एक आदेश के बारे में पता चला, जिसमें उज्जैन में कुछ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया था। इसके बाद हमारी टीम ने नए तरीके से जांच शुरू की। फिर जानकारी सामने आई कि उज्जैन के हरी फाटक ओवरब्रिज इलाके में कुछ झुग्गियों को सरकारी आदेश पर तोड़ा गया है, जहां लोग सालों से झुग्गी बनाकर रह रहे थे। हमारी जांच आगे बढ़ी तो एक और जानकारी सामने आई। उज्जैन के हरी फाटक ओवरब्रिज इलाके में 107 करोड़ की 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर करीब 15 साल से दुकानदार, ट्रैवलर्स, गैराज चलाने वाले लोगों का कब्जा था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया है। इस तरह से हमारे सामने सच्चाई आ चुकी थी। वायरल वीडियो उज्जैन के गफूर इलाके का नहीं है, वीडियो उज्जैन के हरी फाटक इलाके का है। अवैध कब्जे के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गियों को तोड़ा गया है। मतलब उज्जैन के जिस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी के बाद कार्रवाई की गई, वो पूरी तरह से गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। अगर अगस्त के आखिरी 3 दिन और सितंबर के महीने में बैंकों में आपका काम है, तो बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि कहीं छुट्टियां तो नहीं है, क्योंकि आज से 31 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे। आज रविवार है, अगले 2 दिन जन्माष्टमी के चलते बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। वहीं सितंबर के महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसका कारण यह है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही 4 रविवार भी हैं। 5 सितंबर रविवार, 8 सितंबर गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देवी तिथि, 9 सितंबर को गंगटोक में तीज हरतालिका, 10 सितंबर को अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और पणजी में गणेश चतुर्थी, 11 सितंबर महीने का दूसरा शनिवार, 12 सितंबर रविवार, 17 सितंबर रांची में कर्मा पूजा, 19 सितंबर रविवार, 20 सितंबर गंगटोक में इंद्र यात्रा, 21 सितंबर को कोची और तिरुवनंतपुरम में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, 25 सितंबर महीने का चौथा शनिवार और 26 सितंबर रविवार ये दिन हैं जब बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में ध्यान रहे कि आप जरूरी काम इन छुट्टियों के अलावा किसी और दिन ही निपटा लें। हालांकि याद रहे कि बैंकों की ये छुट्टियां राज्यों के हिसाब से रहेंगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने में गड़बड़ी की खबरों के बीच UIDAI की तरफ से सफाई सामने आई है। UIDAI ने शनिवार को कहा है कि आधार को पैन और EPFO से जोड़ने की सुविधा में कोई रुकावट नहीं आई है और ये सभी सुविधाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। खबरों के अनुसार आधार को EPFO और पैन से जोड़ने की डेडलाइन बाकी रहने के बीच इस खबर से लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। UIDAI ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि प्रणाली में एक जरूरी अपडेट किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ नामांकन केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन और मोबाइल अपडेट सेवा सुविधा में परेशानी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह अपडेट होने के बाद अब एकदम ठीक तरीके से काम कर रही है। UIDAI ने कहा कि भले ही प्रणाली स्थिर हो गई है, लेकिन वो इसकी निगरानी कर रहा है ताकि लोगों को आगे किसी तरह की असुविधा नहीं हो। 20 अगस्त 2021 को अपडेट प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पिछले 9 दिनों में हर दिन औसतन 5.5 लाख नामांकन के साथ 51 लाख से ज्यादा लोगों का नामांकन किया गया है। अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो आपको यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि चेक से पे सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार 1 सितंबर से 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है, यानी कि चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी, वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
एक्सिस बैंक ने एसएमएस के जरिए अपने ग्राहकों को तो जानकारी दे दी है, वहीं एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक भी पॉजिटिव पे को 50,000 से ज्यादा के चेक पर लागू कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन कस्टमर्स के लिए फिलहाल ऑप्शन रखा है। पीपीएस के तहत ग्राहकों को बैंक को नेट, मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी। एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वो 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेंगे। बैंकों की ये नई गाइडलाइंस 1 सितंबर से पूरी तरह से लागू होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि आने वाले कुछ महीनों में 2 और राज्य असम और छत्तीसगढ़ में ये सेवा शुरू हो जाएगी। एक देश एक राशन कार्ड कार्यक्रम से देश भर के करीब 75 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक जुलाई के महीने में दिल्ली में 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरू होने से इस योजना से करीब 69 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला था, जबकि अब पश्चिम बंगाल में यह सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस योजना से लाभ लेने वाले लोगों की संख्या करीब 75 करोड़ तक हो गई है। केंद्र सरकार के इस योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले सभी लोगों को इसका फायदा मिले और उन लोगों तक सब्सिडी वाले अनाज आराम से पहुंच सके। नौकरी पेशा लोग अक्सर पीएफ खाते को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर निजी कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को ईपीएफ से मिलने वाली पेंशन की जानकारी नहीं होती। जानकारों का कहना है कि सैलरीड लोगों के वेतन से काटी गई रकम 2 खातों में जाती है। पहला है प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और दूसरा है पेंशन फंड यानी ईपीएस। कर्मचारी के वेतन से काटे गए पैसे का 12% ईपीएफ में जमा होता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से 3.67% ईपीएफ में जमा किया जाता है और बाकी का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा किया जाता है। कोई भी कर्मचारी एक निश्चित समय के बाद अपने पीएफ खाते की रकम निकाल सकता है, लेकिन पेंशन राशि निकालने के नियम सख्त है, क्योंकि वो अलग अलग स्थितियों में तय किए जाते हैं। अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो फॉर्म 19 और 10C जमा कर पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती है।